नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ये विषय हमारा चल रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं इसका भाग 7। इससे पहले 6 भाग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदर्शित किए जा चुके हैं। आज के इस भाग 7 में हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला है रॉलेट कानून 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1920 और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसी लाइक से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 7। रॉलेट कानून की चर्चा करने से पहले थोड़े से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। तो ये प्रमुख उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। इन दोनों की 1915 में मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के साथ ही उदारवादी जो पक्ष था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। 9 जनवरी 1915 ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है। इसी दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसी वजह से 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में सरकार के युद्ध प्रयासों में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की मदद की थी और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। 1915 में भारत आकर गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये वर्ष पूछ लिया जाता है 1915 में। इसके बाद में 1917 में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन जिसका नेतृत्व किया गया था वो था चंपारण किसान आंदोलन। तो चंपारण के किसान नेता थे रामचंद्र शुक्ल। इनके आग्रह पर गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1918 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने और ये जो खेड़ा आंदोलन था इसको हार्डीमन ने भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। तो खेड़ा को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है हार्डीमन के द्वारा। और 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व खेड़ा आकर किया था। अब देखिए, फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर विद्रोह किया। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय लिया, जबकि गांधी जी ने 35% बोनस दिए जाने की मांग की। जवाब में 15 मार्च को भूख हड़ताल कर दी गई। मिल मालिकों ने अंबालाल साराभाई, ये आपको नाम ध्यान में रखना है, अंबालाल साराभाई तथा इनकी बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का समर्थन किया। तो मिल मालिकों में अंबाराम साराभाई थे और इनकी बहन थी अनुसुईया बेन। इन दोनों ने गांधी जी का समर्थन किया था। अंत में बोनस मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया और इसमें किस मजदूरों को 35% बोनस देना निश्चित किया गया। तो ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय दिया कि मजदूरों को 35% जो है वो बोनस दिया जाए और लास्ट में जो है ये आंदोलन सफल रहा और समाप्त हो गया। अब हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले बिंदु की, रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून। देखिए साथियों, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आए दिन क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हो रही थीं और आए दिन इन क्रांतिकारी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोक पाना एक बहुत ही मुश्किल
टास्क बन गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस संदर्भ में क्या कदम उठाया? वो कदम ही था रॉलेट कानून। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1917 में न्यायाधीश का नाम था सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई और रॉलेट समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919, ये आपको तिथि ध्यान में रखनी है, रॉलेट समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद ने भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अब देखिए साथियों, ये जो रॉलेट कानून था, इसको न अपील, न वकील, न दलील वाला कानून भी कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में आता है न अपील, न वकील, न दलील वाला कानून कौन सा था? तो वो था रॉलेट कानून। इसके अलावा रॉलेट कानून को जो है वो काला कानून भी कहा जाता है। अब देखिए साथियों, ये कानून था क्या, वो आपको जानना जरूरी है कि इस कानून के तहत बिना किसी सबूत के, मात्र शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने का नियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मात्र शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार इस कानून के तहत गिरफ्तार कर सकती थी। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। अब गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा की स्थापना की, उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछ लेगा कौन सा व्यक्ति शामिल था या नहीं था। तो पहले थे जमनालाल बजाज, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और B.G. हार्डिमन। हार्डिमन वही व्यक्ति थे जिन्होंने खेड़ा आंदोलन को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। अब देखिए गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध करने वाले नेता। तो सत्याग्रह का विरोध करने वाले नेता कौन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और एनी बिसेंट। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? गांधी जी ने संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया। हिंसा की घटनाओं के कारण गांधी जी का दिल्ली व पंजाब में जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। गांधी जी ने 9 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया तथा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगली घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बैसाखी के दिन पंजाब में अमृतसर स्थान पर। तो घटनाक्रम क्या था साथियों? अमृतसर के प्रमुख नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये आपको दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। इन दोनों नेताओं को रॉलेट कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और नजरबंद कर दिया। तो किस तिथि को गिरफ्तार किया गया इन दोनों नेताओं को? 9 अप्रैल 1919 को। अब अगले दिन 10 अप्रैल 1919 को नेताओं ने आम जनता के सहयोग से शांतिपूर्ण रैली निकाली और शांतिपूर्ण रैली जिस पर अंग्रेजी सरकार ने गोलाबारी कर दी। यह घटना हुई थी अगले दिन 10 अप्रैल 1919 को। फिर 13 अप्रैल 1919, यह है मेन इंसिडेंट। नेताओं को गिरफ्तारी से छुड़वाने व गोलाबारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। अमृतसर के एक सेना अधिकारी ने, जो थे जनरल डायर, बिना चेतावनी दिए सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी और इस घटनाक्रम में लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। हालांकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या जो है वो 379 ही बताई गई है। अब इस घटना के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा शंकर नायर, जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, इन्होंने इस घटना के पश्चात कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात किसने दिया? तो वो दिया था शंकर नायर ने। अब देखिए साथियों, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच करने के लिए जो कमेटी गठित की, उसका नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस घटनाक्रम की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। तो इस कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे, इसी वजह से कमेटी का नाम रखा गया
हंटर कमेटी। अब देखिए इसमें कौन से सदस्य थे ये 7, ये आपको निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का सवाल कम ही बार आया है आज तक परीक्षा में कि कौन सा सदस्य हंटर कमेटी का सदस्य था या नहीं था। तो एक बात इसमें ध्यान में रख लीजिए, 4 जो सदस्य थे वो तो अंग्रेज थे इस कमेटी के, और 3 सदस्य थे भारतीय। तो देखो, सबसे पहला सदस्य था जस्टिस रेस्किन, दूसरे थे राइस, तीसरे थे जॉर्ज बेरो, चौथे थे टॉमस स्मिथ, पांचवें थे चिमनलाल सातलवाड़, छठे थे साहबजादा सुल्तान अहमद और सातवें थे जगत नारायण। तो 8 सदस्यीय समिति थी ये हंटर समिति। ध्यान में रखिएगा, आपको साइमन कमीशन की संख्या नहीं पूछ रहा है, वहां 7 सदस्य थे, सभी के सभी भारतीय थे, लेकिन ये हंटर कमेटी है, यहां 8 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। बाकी ये 7 जो नाम हैं ये इसके अन्य सदस्य थे। अब देखिए अपन थोड़ी सी बात करेंगे इंडेमिनिटी बिल। अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पूर्व ही दोषी लोगों को बचाने के लिए यह बिल पास कर दिया था। हंटर समिति की रिपोर्ट के तहत जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? जनरल डायर था। इसी के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई थी सभा कर रहे लोगों पर। तो जनरल डायर को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, तथा साथ ही जनरल डायर को दोष मुक्त भी कर दिया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा की गई। ये देखिए आप, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसमें जनरल डायर की प्रशंसा की गई। इसे क्या कहा गया? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। डायर को सॉर्ड ऑफ हॉनर तथा 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार ने 30,000 पाउंड की धनराशि इकट्ठा की। तो भारत की जो जनता थी, कांग्रेसी नेता थे, वो इस रिपोर्ट के जो है काफ़ी विरोध में आ गए थे। अब कांग्रेस जो पार्टी थी उसने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए एक समिति गठित की थी, और ये समिति जो गठित की थी कांग्रेस ने, इसकी अध्यक्षता दी गई थी मदन मोहन मालवीय को। तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया? तो उत्तर आ जाएगा मालवीय कमेटी, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। इसके 5 और भी सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, चितरंजन दास, तैयब जी और जयकर। तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चितरंजन दास, तैयब जी और जयकर, ये थे अन्य 5 सदस्य, और अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। तो ये कुल 6 सदस्यीय समिति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लगे मार्शल लॉ के दौरान किस स्थान पर हवाई जहाज से हमले किए गए? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर आएगा गुजरांवाला व इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में हवाई जहाज से हमले किए गए थे। एक प्रश्न आता है, डंडा फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया था। अगला बिंदु हमारा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है साथियों, वो अली बंधुओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो था खिलाफत आंदोलन। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीति में आकस्मिक परिवर्तन आया। यह खिलाफत आंदोलन शुरू होने से और उग्र हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की पराजय हुई व अंग्रेजों ने टर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय, जो इस्लाम का खलीफा था, इसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। तो प्रथम विश्व युद्ध में आप सभी जानते हैं कि टर्की पराजित हुआ था और अंग्रेजों ने टर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, और सेवराय या सीवर्स की संधि जो अगस्त 1920 में हुई थी, इस संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया। इस घटना से क्षुब्ध होकर भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन। अली बंधुओं ने पत्र कामरेड में टर्की का समर्थन किया था, और साथियों गांधी जी के भाग लेने से ये जो खिलाफत आंदोलन था वो बहुत अधिक मजबूत हो गया।
अब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग क्यों किया? तो इसका कारण क्या था? क्योंकि ये भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे। गांधी जी जानते थे कि जब तक हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं होगी तब तक भारत को आज़ाद नहीं किया जा सकता। गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से तुर्की समर्थक व खिलाफत नेताओं ने सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया? तो सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो देखिए, उसमें एक तो थे अली बंधु, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके अलावा थे हकीम अजमल खां, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी और हजरत मोहानी। ये व्यक्ति थे जिन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। अब देखिए साथियों, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। कब मनाया गया था खिलाफत दिवस? 17 अक्टूबर 1919। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया और जिसे मान लिया गया। जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की दोबारा मीटिंग हुई। इसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया गया। अब महत्वपूर्ण क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यह आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अब हम बात करेंगे सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन के मुख्य मुद्दे क्या थे? मुख्य मुद्दे थे दो, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत। और इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो आप देख लीजिए। पहला निर्णय लिया गया, कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। दूसरा निर्णय लिया गया था, विधान परिषदों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तीसरा था, असहयोग सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता सम्मेलन में चितरंजन दास ने विधान परिषदों के बहिष्कार तथा असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन था जिसने विधान परिषदों के बहिष्कार तथा असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था इस अधिवेशन में। तो वो थे चितरंजन दास। एक प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो साथियों, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक थे गांधी जी। तो ये है आज का हमारा वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 7, जिसके अंतर्गत हमने रॉलेट एक्ट के बारे में जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा, खिलाफत आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा की और सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक कि कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।